जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं और ऑल राउंड द वर्ल्ड जो है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर नज़रें हैं, और स्पेशली जब से एक नई गवर्नमेंट अभी तश्कील हुई है जिसमें फिर वही लोग वापस आ गए हैं जिसके अंदर कहा जाता था पहले कि आपका जो है भाटी की जगह पे ले जाके उनको लटकाऊंगा और उसके बाद फिर मैं उनको उनसे करप्शन की चीज़ें निकालूंगा। वही माहौल चल रहा है, बिल्कुल सारा चीज़ें वैसी वापस जिस तरह पहले अभी गवर्नमेंट बनी थी बिल्कुल उसी तरीके से वापस आ गई है। आज मैं स्पेशली ये हमारा प्रोग्राम होगा जिसके अंदर मैं पाकिस्तान यूके बेस ब्रिटिश पाकिस्तानी परमानेंट जर्नलिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं जर्नलिज्म के ऊपर। यूके के अंदर अगर मैं कहूँगा तो मैंने फर्स्ट फ्यू ऑफ जर्नलिस्ट जो यूके के अंदर काम करते थे, मैंने उनके साथ काम भी किया है, चीज़ भी की है। वेरी डेडिकेटेड पर्सन, और बहुत कहा जाएगा कि पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा जो है दर्द है और वो वाकई करना चाहते थे। और वो स्पेशली यहाँ यूके छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान में उन्होंने किया, बट अब वो वापस यूके अभी आए उनसे बात भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या माहौल है और आने की वजह क्या हुई और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तानी सियासत में अंदर वो क्या देख रहे हैं। एंड वन ऑफ मैं कहता हूँ उनको मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और बहुत ही सिंसियर नसीम सिद्दीकी साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नसीम भाई, आपको कहेंगे हम वेलकम टू लंदन। लेकिन आप लंदन से आपकी जर्नलिज्म वैसे तो स्टार्ट मेरे ख्याल से आपकी पाकिस्तान से हुई थी। हाँ, पाकिस्तान से हुई थी, लेकिन मैंने लंदन में बहुत वक्त गुजारा, खास तौर पे जब 99 का मार्शल लॉ लगा मुशर्रफ साहब का, तो जब सब लोग एग्जाइल में यहाँ पे आ गए थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर यहाँ पे बहुत बड़ी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इमरान खान साहब भी मौजूद थे और सब साथ बैठे थे। महमूद अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, असफंदियार वली, मोहतरमा उस वक्त हयात थी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को बहुत बड़ी एक मैं खुद भी कवरेज करने गया था और उसमें हजारों गाड़ियां दी गई थी और लग्जरियस होटल्स उनको। जी बिल्कुल। उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, फिर एमकेएम का एक दौर था, पता आपको, अल्ताफ भाई, डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर कवर किया, बहुत मशहूर जुआ स्कैंडल क्रिकेट का, सलमान बट, आसिफ और आमिर। तो लंदन में मैंने बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन जब मैं 5 साल अभी इस्लामाबाद में रह के आया हूँ ना, हम थोड़ा सा हम चलते हैं क्योंकि एक जरा मजा आएगा कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। पहले तो नसीम भाई ये बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज, आपने जर्नलिज्म यूके में भी किया और पाकिस्तान में किया, व्हाट हैव डिफरेंस यू हैव सीन इट? यहाँ पे तो हमने देखते हैं कि कैमरा उठाते हैं और जर्नलिस्ट बन जाते हैं, पाकिस्तान में भी यही हाल है? या पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म के अंदर आने के लिए या आपको किसी पोजीशन में आने के लिए यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ डिग्री? क्योंकि आप एक, मेरे ख्याल से वाहिद, मैं आप सब लोगों को बताऊं कि वन ऑफ फ्यू जर्नलिस्ट जिन्होंने बाकायदा डिग्री हासिल की हुई है और जिनकी एजुकेशन बहुत हाई एजुकेशन है। ये मैं इनसे पूछता भी हूँ कि इन्होंने क्या एजुकेशन भी हासिल की हुई है, वो बताते हैं। सर, आपकी एजुकेशन क्या थी वैसे? अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है और मैंने मास्टरनी भी की हुई है। अच्छा, वो परेशान हो जाते हैं, यार ये मास्टर और मास्टरनी। मास्टर्स तो मैंने स्वेस से किया है, आपको पता ही है कि काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ अटैच है। वहाँ से मैंने इंटरनेशनल जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और मास्टरनी मैंने लाहौर से की थी, क्योंकि मेरी जो मिसेज है वो पढ़ाया करती थी स्कूल में, तो आप उनको मास्टरनी कह सकते हो। तो मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है और मास्टरनी भी की हुई। जैसे चले अजराए तफन्नन बात हो रही थी, आपने पाकिस्तान और लंदन का फ़र्क पूछा काम कर। जी। अच्छा, लंदन में मैंने बहुत अर्से काम किया। लंदन में आप किसी को कोई भी ओहदा दे दें, कोई अपने नाम के साथ कुछ भी लगा ले, ब्यूरो चीफ लंदन, यूके, यूरोप, हेड ऑफ द स्टेट्स कर ले, आप ग्लोबल वार्मिंग पे चले जाए, मतलब इसी में नामों के ऊपर। लेकिन काम आपको ये करना होता है कि आपने माइक पकड़ के ना, मैं भी जब यहाँ पे ब्यूरो चीफ था एक्सप्रेस न्यूज का, एक आदमी माइक पकड़ा होता था, ऐसे करके किसी के मुंह को घुसाया होता था और बाहर इधर कैमरा पकड़ा होता था, मोबाइल पकड़ा होता था, हाथ दुख रहा है और हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो ब्यूरो चीफ ऐसा होता था। उसके बाद हमने खबर बनाई और हम उसको भेज देते थे। पाकिस्तान में टोटली डिफरेंट डायनेमिक्स है। एक तो वहाँ पे मैंने देखा है कि
छोटे से छोटा जर्नलिस्ट, छोटा तो नहीं कहना चाहिए, छोटा से मुराद मेरा ये कि जो कम तजुर्बेकार है, ठीक है, उनका जो खबर बनाने का तरीका है ना, जैसे वो नोट्स ले रहे होते हैं, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नोट्स ले रहे हैं, पिक्स बना रहे हैं, वो उनका बेहतरीन काम होता है जूनियर्स का। मैंने यहाँ पे नहीं देखा किसी को इतना, किसी जूनियर को, सीनियर्स तो कर लेते होंगे। फिर वहां पे जाओ तो ब्यूरो चीफ लग पता जाता है कि ब्यूरो चीफ होता क्या। आपके अंडर कम से कम 100 बंदा काम कर रहा होता है, रिपोर्टर्स होते हैं, कैमरामैन होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, एडमिन स्टाफ होता है, HR का स्टाफ होता है, DSNGs आपके अंडर होती है, गाड़ी आपके अंदर होती है, और सुबह 7 बजे आपको उठ जाना पड़ता है क्योंकि आपको नॉलेज बड़ी अभी आप जब गए थे तो खान साहब वजीर आजम थे, आपने बड़ा उधर उनको कवरेज भी करी होगी, उनको देखा भी होगा और लोगों को भी देखा होगा। खान के आने के बाद पाकिस्तान की डायनामिक कितनी चेंज हो गई थी, और क्या समझते थे कि आप बहुत जबरदस्त एक माहौल चल रहा था जो हम लोगों को यहाँ से दिखता था? अच्छा देखिए, मैं खान साहब के आने से पहले ही चला गया था, मैं 2017 में गया था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस चल रहा था, ये ट्रेवन फील्ड वाला, और शाहिद खकान अब्बासी उस वक्त वजीर आजम थे। बहरहाल वो एक दौर था। लेकिन जब इमरान खान आए हैं तो उनके आने के बाद ना कुछ गरीब तबका जो है ना, मैंने उसको देखा है कि वो खुशहाल होना शुरू हो गया था। तो मैं इस तरह बताता हूँ कि जब उन्होंने लंगर खाने खोले तो बड़े लोगों ने तनकीद की जी कि ये लोगों को भिखारी बना रहे हैं। तो मैं खुद गया लंगर खानों में, जब मेरी मजदूरों से बात होती थी तो उन्होंने कहा देखें, हम 300 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। पहले जब हम 300 कमाते थे, 50-60 रुपए का हमें बिस्तर मिलता था, सड़क किनारे हम सो जाते थे, 100 रुपए का खाना खा लेते थे, हमारे को बचता नहीं था कि हम घर क्या भेजें। अगर कोई इस्लामाबाद में, कोई फैसलाबाद से आया है, कोई जंग से आया है, कहते हैं ये लंगर खाने बनने से ये हुआ कि शाम को हम काम खत्म करके हम साफ सुथरे माहौल में आते हैं, हमें भी लगता है कि हमारी कोई इज्जत है, हम भी इंसान हैं, हमें गर्म कंबल मिलता है, हमें अच्छा माहौल मिलता है, साफ सुथरा खाना मिलता है। खाना ऐसा मिलता है कि कभी कभार इमरान खान हमारे साथ आगे वही खाना खाते हैं। तो हमारी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा जाता है, और हमें जो है वो जो पैसे हमारे बच जाते हैं टोटली, वो फिर हम हफ्ते में अपने घर भेज देते हैं। इससे इस लंगर खाने की वजह से हमारी जिंदगी भी आसान हो गई है, हमारे घर वालों की भी आसान हो गई। तो बेसिकली आपको कहने का मकसद ये था कि सेविंग होती थी उनकी, इसकी वजह से उनकी सेविंग बहुत हो जाती थी। उनकी टोटल सेविंग 1 रुपया उनका खर्च नहीं होता था। वो आते थे, खाते थे, रहते थे, जो उनको दिहाड़ी मिलती थी वो घर में। में एक और कॉन्सेप्ट था जो रात में जिनके पास घर नहीं होता था वो सोने के लिए जाके वहां पे सो भी जाते थे। आपने पूरी दुनिया देखी है, अमेरिका भी देखते हैं, आप हर जगह जाते हैं, वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट था कि वहां पे अगर किसी के पास घर नहीं है, किसी का नहीं है, रात में वो स्टे कर दे, तो ये भी एक बड़ी उनके लिए आसानी थी। ये आप देखें ना कि मौसमों को देखें ना कि ठंड हो रही है, गर्मी पड़ रही है और सड़क पे सो रहे हैं, और कहाँ आपको गर्मियों और सर्दियों में कंबल मिल रहा है, गर्म पानी आ रहा है जो आपने सोचा भी नहीं था। मजदूर कहाँ सोचता है इन लग्जरीज के बारे में। और अगर आप गर्मियाँ है तो AC लगा हुआ है, आपको चादर मिली हुई है, बिस्तर मिला हुआ है, बेड साफ सुथरा धुला हुआ है, तो आपको एक इज्जत नफ्स भी आपकी बेहतर होती है। और रियासत का क्या काम होता है? रियासत का काम ये होता है कि आप लोगों को जूते मारे, खुड्डे मारे, डंडे मारे, ये काम रियासत का नहीं होता जो हमारी रियासत करती है। हमारी रियासत का काम होता है आप अपने लोगों को सहूलियात फराहम करें। क्या हजरत उमर के जमाने में कौन था कि अगर आप हुक्मरान हैं और दजला के करीब अगर कुत्ता भी भूखा सोएगा तो आपसे पूछा जाएगा, ये तो फिर इंसान है। तो इमरान खान के दौर में हमने ये चीजें देखी, काफी चेंजिंग। एहसास प्रोग्राम के जरिए कोविड में जिस तरह लोगों के घरों में आपने पैसे पहुंचाए, राशन पहुंचाए, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी। आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ती जा रही थी, आपकी इंडस्ट्री बूम कर रही थी, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही थी, चीजें बेहतरी की तरफ थी। फिर एक साजिश होती है, उसके बाद से आप देख लें कि अब तक मुल्क का क्या हाल है, गरीब का क्या हाल हो। अच्छा, ओवरऑल हमको साजिश के बारे में तो सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जर्नलिस्ट, मैंने देखा कि जब हामिद मीर को गोली लगी तो पूरा का पूरा जर्नलिज्म बाहर आ गया, जर्नलिस्ट बाहर आ गए, अमेरिका की तरफ से भी कंडेम्ड और सारी चीजों को। इधर खान साहब को गोली लगने के बावजूद जर्नलिस्ट उस लिहाज से बाहर नहीं आए, या जो लोग नॉर्मल रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको भी वो चीज नहीं देखी गई कि जिस तरीके से। क्या आप समझते हैं कि अरशद शरीफ को इबरत का निशाना बनाने के बाद जर्नलिज्म को भी दफन कर दिया गया पाकिस्तान में? देखिए, एक तो बात है कि पिछले कुछ सालों में ना हमारे मुल्क में तकसीम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग आपस में तकसीम हो गए। पहले 2 पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून। लेकिन जिस तरह PTI में यंगस्टर्स शामिल हुए हैं, एक तकसीम बढ़ गई है और हमारी सहाफत में भी
तकसीम हो गई है। आप कह सकते हैं कि ये PTI है और ये प्रो मुस्लिम लीग नून है। इस तरह के आपको साफी ज्यादा नजर आएंगे और बिल्कुल और एक्सट्रीम पे जाके नजर आएंगे। और इसी वजह से आपने देखा कि बिल्कुल अरशद शरीफ का बिल्कुल नाहक कत्ल हुआ। बहुत अच्छा सहाफ़ी था, बहुत सॉफ्ट स्पोकन था, मतलब उसे इतनी बड़ी सजा किस बात की दी गई? उसने ऐसा क्या कर दिया था? वो तो उसके तो बाप ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी हुई है, उसके भाई की ने शहादत इस मुल्क के खातिर दी थी। आपने उसके जिस तरह सर में गोली मारी है, आपने तो सहाफ़ियों के लिए एक इबरत बनाया। क्यों उसको इबरत बनाया? कौन लोग थे? इस बात की तहकीक होनी चाहिए। पाकिस्तान में किसी चीज़ का फैसला नहीं होता। आज आप 40 साल बाद जो है वो भुट्टो साहब के मर्डर केस या जो उसको उठा के उसके फैसले करने के आप बैठे हुए हैं, यानी कि इतने साल गुजर जाते हैं, उस मुल्क के अंदर इंसाफ ही नहीं है। ताज़ा मिसाल ले लें, सलमान अकरम राजा साहब इज वन ऑफ द बेस्ट बैरिस्टर, बेस्ट इंसान है, बेहतरीन इंसान है। वो अपने लिए भीख मांगता फिर रहा है इंसाफ की। अगर उसको इंसाफ नहीं मिल रहा तो बाकी किसी को इंसाफ क्या मिलेगा? मुझे ये बताएं। हम सोचते थे कि यार ये सदर पाकिस्तान जरदारी कैसे बन गया था पिछले दौर में जब वो बना थे फर्स्ट, और उसके बाद हम लोग अब ये फिर सदर पाकिस्तान और वो वजीर आजम जो कहता था कि मैं भाटी चौक को घसीट के लेके जाऊंगा। आप क्या समझते हैं अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि आप ओवर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी है, पाकिस्तान की इमेज क्या जा रही है? आप फराज ये देखें कि मैं तो पाकिस्तान को नहीं चला रहा ना जी, मैं कोई बयानिया तो नहीं बना रहा ना। बल्कि 90 से बल्कि 88 से जब इनकी शादी हुई थी बेनज़ीर की, उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट ने क्या बयानिया बनाया? बच्चे जो उस वक्त पैदा हुए थे उनको कहा जाता था कि जरदारी करप्ट है। इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा 10%। उसके बाद कहा गया जी बम बांध के इसने किसी से पैसे ले लिए। फिर नवाज शरीफ क्या कहता था, शहबाज शरीफ कहता था मैं इसका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। सरे महल आपने एक इमेज बना दिया, सच था या झूठ था? सच ही होगा ना। क्या इनकी वैल्यू थी, क्या इनके हम देखें लग्जरियस माहौल के जहाजों में घूमते हैं, अरबपति हो गए। कहाँ से हो गए? कौन सा सरकार ये कर रहे हैं? जब जेल जाना होता है तो बीमार हो जाते हैं, सदर बनना है तो आप बिल्कुल फिट है। ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि क्या आपसे डिसाइड नहीं हो रहा कि जरदारी कौन है? कभी आप कहते हैं चोर है, कभी आप कहते हैं फेक अकाउंट्स है, कभी आप सदर ममलिकत बना रहे हैं, कभी आप कहते हैं जाली अकाउंट्स है शहबाज शरीफ के, टीटी लगाता है, फलां करता है, फिर आप उसको वज़ीर आज़म मुल्क का बना देते हैं। तो आप नौजवान नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप अपने माइंड में क्लियर नहीं है। जो बच्चा पैदा हुआ 92 के बाद, उसने देखा कि एक शख्स इमरान खान है जिसने पाकिस्तान की शान बनाया, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा के दिया, शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, दुनिया में उसने आपका नाम पैदा किया। आपने उसको फरिश्ते के तौर पर दुनिया के सामने लेके आए हैं। सुबह बच्चा उठता है तो देखता है कि जी इमरान खान गद्दार है और ये सब मुल्के वतन है, ये सब फरिश्ते हैं। आपने लाके थोप दिए। मौलाना फजल रहमान, जरदारी साहब, बिलावल, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आपकी बातें आपको लगता है कि ये एक बैकफायर इनके ऊपर हो गया है ऑलरेडी? इनके बयानी की वजह से इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गया है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि उनको कोई बयान बनाने आया नहीं। बेसिकली वो आप समझते थे कि ये कोई थर्ड पार्टी भी कोशिश कर रहे थे कि हम रिप्लेसमेंट कर दें पीटीआई को भी और ये इनको भी। और थर्ड पार्टी अगर आपने चीज सोची थी तो आप अच्छी रिप्लेसमेंट कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान साहब का एक इमेज बेहतर था अवाम में भी और बैरून मुल्क में। यहाँ पे मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस होता है ना, हमारी एक बड़ी मोहब्बत है पाक फौज के साथ, क्योंकि पाक फौज के जवान जो है वो जब रातों को सरहदों पे अपना खून निशावर करने के लिए जाग रहे होते हैं, उनकी माएँ जाग के दुआएं कर रही होती है, हम और हमारे बच्चे कमरों में बड़े सुकून से सो रहे होते हैं। हमारे मोहतरम जो भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आते हैं, ये कोई सीधे सिफारिश से नहीं आते। ये जब अपना एकेडमी से तालीम हासिल करना शुरू करते हैं तो पता नहीं ये किन किन मराइल से गुजरते हैं। कोई गोली दाएं से गुजरती है, कोई बाएं से गुजरती है, कोई इनको लगती है। ये शहादत जो उनको होती है हमारी हिफाजत के लिए होती है। बेशक इस्टेब्लिशमेंट का एक अमल दखल रहा इन मामलों में। इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम का बोझ उठा के अपने लिए बड़ी बदनामी ली है। मुझे नहीं समझ आता कि इन्होंने इनका बोझ क्यों उठाया है। पाकिस्तानी अवाम आपसे बहुत प्यार करती है, आपने इनका बोझ उठा के जो कुछ आपके ऊपर तनकीद होती है मुझे वो बड़ी बुरी लगती है। मैं लोगों को मना करता हूँ कि नहीं, मेरे सामने कोई फौज की बदतारीफी नहीं करेगा। हमारी फौज जैसी भी है, कोई कैसा भी है, वो हमारे मुआफिज है, हमारे माँ बाप है, हम उनके बारे में नहीं सुन सकते। लेकिन इन्होंने ये क्यों बदनामी मोल ली है मुझे ये समझ नहीं आया।
और ओवरऑल साहब की जिंदगी को कितना खतरा है, और क्या आप इन दी एंड में समझते हैं खान को इनको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दौर में IMF जो महंगाई बढ़ानी है, चीजें बढ़ानी है, ये मरियम और शहबाज शरीफ और ये बिलावल, तो ये तीनों का नहीं संभाल सकते क्योंकि इनका इमेज वैसे भी बहुत खराब हुआ है। क्या करें? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर आपको याद हो, आपको याद हो कि ना याद हो, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी तो उसके बाद सबसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब तो लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल थे अपना जो इफ्तिखार DG ISP आगे थे, बाबर इफ्तिखार जी, उनसे मैंने सवाल किया था, वो अभी भी रिकॉर्ड में मौजूद है। मैंने कहा था कि इमरान खान को जान को खतरा, आप क्या कहेंगे? अगर मैंने देखा था वो ऑनलाइन और मैंने आपको मैसेज भी किया। बिल्कुल, मैंने वो मेरा सवाल था। और उसके बाद आपने देखा कि वजीराबाद में उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ और उनकी टांगों पे गोलियां लगी। ये कोई हकीकत किसी छुपी नहीं है, अभी भी उनकी जान को खतरा है और उनको मुख्तलिफ किस्म की थ्रेट्स मिलती रहती है, लेकिन वो बड़े दलेर इंसान है। वो कहते हैं मौत तो एक दिन आनी है, यहाँ पर भी आनी है। और ये इसी तरह है कि मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान जा रही थी एग्जाइल के बाद 2007 में, तो उनको CNN पे इंटरव्यू करते हुए पूछा था इंटरव्यू करने वाले ने कि आपकी जान को खतरा है। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा था कि वो तो मैं यहाँ पे भी, अगर मेरी मौत आनी है, सड़क क्रॉस कर रही हो तो मुझे कोई बस आके हिट कर सकती है। इमरान खान साहब मौत से डरने वाले नहीं है, दलेर आदमी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा। इसलिए बैठना, पाकिस्तान के साथ बेड़ा गर्क का जो जिम्मेदार है वो ये इलेक्शन कमिश्नर है, ये इलेक्शन कमीशन है। इन्होंने 90 दिन में गैर आईनी तौर पे इलेक्शन नहीं कराए। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें नाजायज बनी रही और इस इलेक्शन में इसने क्या हाल किया। अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये किसने बल्ला छीन लिया कि आपने गैर आईनी काम किया। तुमने अभी तक फॉर्म 45 नहीं चढ़ाए अपनी वेबसाइट पे, किस बात की तनख्वाही लेते हो? तुम्हें अरबों खरबों का बजट मिलता है पाकिस्तान आवाम के टैक्स से ऊपर, तुम्हारी क्या कारकर्दगी सिफर है। इस्तीफा दो, घर जाओ, किसी और को काम करो। और मेरे ख्याल से आपने अगर इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं तो मैं इसका एक और जिम्मेदार बहुत बड़ा सुकून है मीडिया। मैं मीडिया को भी इसका किरदार करूंगा कि मीडिया ने इस टाइम के ऊपर टोटली वन साइडेड तैयार करके ये चीज साबित कर दी है कि किसी तरीके से भी, अभी अगर जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा कायम होके इनको गद्दार करके आज वही लोग वापस आ रहे हैं, अल्ताफ हुसैन को माफिया मांग रहे हैं, लोग सब चीजें कर रहे हैं। अगर इस टाइम पे मीडिया, यहाँ पे सोशल मीडिया नहीं होता है तो इमरान खान को भी इस टाइम पे वही गद्दार बना के, इंडिया का एजेंट बना के लटका दिया। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मीडिया को इश्तिहार चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं। देखो ना, बानी लगे हुए हैं। बानी क्या होता है? अगर आप हिम्मत है तो लेकिन इमरान खान, उस इमरान खान ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप लोग उससे हाथ मिलाने को तरसते थे, उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसते थे, और उसने पाकिस्तान का नाम बैरून में जिधर भी जहाँ लोग इमरान खान का पूछते। तो मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया को चाहिए थोड़ी हिम्मत पकड़े, हमारी अदलिया भी थोड़ी हिम्मत पकड़े। बाबर सत्तार साहब ने फैसला किया तो क्या बाकी जज स्ट्रेचर के नहीं है, या हमारा मीडिया इस स्ट्रेचर का नहीं है? आज सागदार साहब की जो ऑडियो लीक आई है, मीडिया में कितने लोगों ने दिखाई है। इधर अब भाई जुल्फी बुखारी या बुशरा की लीक हो तो किस तरह बढ़ चढ़ के दिखाते थे। तो भाई न्यूट्रल बने ना, खबर होती है, अपनी पसंद ना पसंद तो ना करें और पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश ना करें। हम एक कौम है, हम एक कौम रहेंगे। अच्छा, इन दी एंड नसीम भाई आप यूके आ गए और मैंने अभी खबर सुनी है, जरा इसको भी तस्दीक कीजिएगा कि आप अपना माशाल्लाह से खुद यूट्यूब पे आ गए और अपना आपने वीलॉग बनाने का भी स्टार्ट कर दिया है। आशा शरीफ ने भी और लोगों ने भी काम, इन लोगों ने सब लोग बनाते हैं। तो अब आप यूके से वीलॉग भी बनाए करेंगे और अपने करेंगे। अपने चैनल का नाम भी बता दीजिए और ताकि हम उसको लोगों को भी बताएं और किस तरह के उसके अंदर इश्यूज होंगे और किस तरह की चीजें होंगी। अच्छा, ये आपने जो कहा ना मैं लंदन आ गया हूँ, यहाँ रहूंगा, मेरा कोई नहीं, मेरा एक पैर यहाँ होता है, एक पैर पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान से मुझे बहुत मोहब्बत है, मेरी सरजमीन है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकता। ये मैंने एक ब्रेक लिया थोड़ा सा, और कुछ जाती मसरूफियात भी थी, क्योंकि 24 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो मैं पाकिस्तान जाऊँगा, वहाँ की मीडिया में मैं भरपूर किरदार अदा करूँगा, लेकिन लंदन से भी मामला चलते रहेंगे, क्योंकि लंदन में आप जैसे मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। अभी मैंने नाम तो नहीं सोचा, नसीम सिद्दीकी का ही वो होगा अपना वीलॉग जिसमें, और मेरी जितना मेरा तजुर्बा है, मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे वाकयात होते हैं, आईनी शाहिद हूँ, सहाफत में भी और स्टूडेंट लाइफ से भी। हमने देखा जिया साहब का दौर, फिर उसके बाद कॉलेज में हम थे, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो मेरा ज़्यादातर जो है वो सियासत के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर ही मेरा वीलॉग हुआ करेगा। जो भी नाम रखेंगे वो भी आपको बता देंगे।
और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और लंदन में साफत हमारी। अरे यूट्यूब चैनल का नाम नहीं रखा दिया, नाम रख देंगे, उसका पाकिस्तानी नाम रखेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो आप लोग जो लोग भी हैं, मैं इंशाल्लाह इस व्लॉग में नसीम भाई के यूट्यूब चैनल का नाम लिखूंगा और स्पेशली इनको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और साथ में ये है कि ऐसे जर्नलिस्ट जो एक वन साइडेड नहीं हो, इन्होंने नवाज शरीफ को भी बहुत कवर किया और बेनज़ीर को भी कवर किया, और मैंने इनके अंदर देखा है कि ये जो है मुतबादिल तौर पे लेके आते थे, सवाल भी लेके आते थे, तो ऐसे कि जिसमें बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र होता है बेसिकली। इसी तरीके से होता है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जब आपसे मिले हमेशा खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको सेहत